Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सोचिए, सदियों पहले भारत की सांस्कृतिक सीमाएं उसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र जिसे कभी-कभी बृहत्तर भारत भी कहा गया है। ये कैसे संभव हुआ होगा? मतलब जब ना जैसे तेज यात्रा के साधन थे, ना ही संचार के, फिर भी विचार, आस्था और कला हजारों किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंचे? ये सवाल हमें इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में ले जाता है। ये दिखाता है कि संस्कृतियों का प्रवाह सिर्फ राजनीतिक या सैन्य ताकत पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि मानवीय संपर्क, व्यापार और विचारों की अपनी एक रफ्तार होती है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये विस्तार तलवार के जोर पर नहीं हुआ। ये ज्यादातर विचारों और आपसी लेनदेन से हुआ। तो आज की इस गहन पड़ताल में हम तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 14 के आधार पर इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि भारतीय संस्कृति एशिया के दूसरे हिस्सों में कैसे फैली, इसके पीछे क्या वजह थी और किन क्षेत्रों पर इसका गहरा असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद इस अध्याय से मिले तथ्यों और जानकारियों को सामने रखना है, ताकि इस सांस्कृतिक विस्तार की एक साफ तस्वीर उभर सके और ये विश्लेषण प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार तैयार कर सकता है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उन कारणों को देखते हैं जिन्होंने इस प्रसार की जमीन तैयार की। फिर हम देखेंगे कि मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में इसका क्या रूप रहा। कुछ खास उदाहरणों जैसे कंबोडिया और इंडोनेशिया पर थोड़ा और गहराई से बात करेंगे और अंत में मुख्य बातों को समेटेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। देखिए, इसमें कई पहलू जुड़े हुए थे। कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजों ने मिलकर इसे संभव बनाया। अच्छा, इसमें व्यापारियों की भूमिका सबसे पहले दिमाग में आती है। क्या स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ सामान ही ले जा रहे थे या अपने साथ और भी बहुत कुछ? बिल्कुल, व्यापारी सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं कर रहे थे, वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी मान्यताएं, अपनी जीवन शैली, ये सब भी ले जा रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि या सुवर्ण द्वीप कहा गया है, मतलब सोने की भूमि या द्वीप, वो मसालों, सुगंधित लकड़ियों, सोने और दूसरे कीमती संसाधनों के लिए जाना जाता था। तो भारतीय व्यापारी इन चीजों के व्यापार के लिए वहां गए और कई तो वहीं बस भी गए। इससे हुआ ये कि सांस्कृतिक लेन देन का एक स्थायी जरिया बन गया। और व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रसार भी एक बड़ी वजह रही होगी। बौद्ध और ब्राह्मण मिशनरियों का जिक्र आता है ना? निश्चित रूप से धार्मिक विचारों को फैलाने की इच्छा एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक थी। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई मिशन भेजे थे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी मकसद से श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध मिशनरी रेशम मार्ग के जरिए मध्य एशिया और फिर चीन पहुंचे। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था। हिंदू विचार भी व्यापारियों और बसने वालों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। अच्छा, यानी अशोक का धम्म प्रचार सिर्फ भारत तक ही नहीं था, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी था। और थेरवाद और महायान जैसी बौद्ध शाखाओं का भी इसमें योगदान रहा होगा, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा केंद्रित माना जाता है। वहीं मध्य एशिया, चीन और फिर जापान, कोरिया में महायान बौद्ध धर्म ज्यादा फैला। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा है, मतलब वो प्रबुद्ध प्राणी जो दूसरों के निर्वाण के लिए कोशिश करते हैं। इसका महत्व है। कनिष्क जैसे कुषाण शासकों ने भी मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। व्यापार और धर्म के अलावा क्या कोई और मानवीय पहलू भी था, जैसे कुछ राजकुमारों या साहसी लोगों का नई जगहों पर जाकर बस जाना? हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं। कभी कभी भारत में राजनीतिक उथल-पुथल या उत्तराधिकार के झगड़ों की वजह से या फिर सिर्फ रोमांच की भावना से प्रेरित होकर कुछ राजकुमारों और उनके साथियों ने समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया में नए अवसर खोजे। वहां जाकर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नए राज्य बनाए और अपने साथ भारतीय शासन का अनुभव
कानून, भाषा और संस्कृति ले गए। कंबोडिया में कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने फूनान राज्य की स्थापना की थी। इसका वृत्तांत इसी तरह का एक उदाहरण है। तो ये व्यापार, धर्म और साहसिक कामों का एक मिलाजुला असर था, जिसने भारतीय संस्कृति को उसकी भौगोलिक सीमाओं से बाहर फैलाया। और इसमें रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों ने एक तरह से वाहक का काम किया। इसे हम शायद भारत की प्राचीन सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, मतलब बिना सैन्य विजय के सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करना। अब देखते हैं कि ये प्रभाव किन किन क्षेत्रों में और किस रूप में दिखाई दिया। मध्य एशिया और पूर्वी एशिया से शुरू करें। बिल्कुल। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रवेश मुख्य रूप से रेशम मार्ग के जरिए हुआ। ये रास्ता सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि विचारों के आने जाने का भी एक बड़ा जरिया था। खासकर बौद्ध धर्म यहाँ खूब फला फूला। खोतान, कूचा जैसे कई शहर बौद्ध धर्म, भारतीय कला और संस्कृत विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। यहाँ से बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूपों, विहारों यानी मठों और संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में लिखी गई पांडुलिपियों के अवशेष मिले हैं। ये इस प्रभाव की गहराई बताते हैं। और ये लहर फिर आगे चीन, कोरिया और जापान तक पहुंची। हाँ, बौद्ध धर्म मध्य एशिया से होकर पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास चीन पहुंचा। धीरे धीरे यहाँ का एक प्रमुख धर्म बन गया। फायान और ह्वेन त्सांग जैसे मशहूर चीनी यात्रियों ने बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों की खोज में भारत की लंबी और मुश्किल यात्राएं की। उन्होंने बड़ी संख्या में संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे चीन में बौद्ध दर्शन और साहित्य का विकास हुआ। चीन से ही ये कोरिया और फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जापान पहुंचा। इन देशों की कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और यहाँ तक कि उनके दर्शन पर भी भारतीय बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। तिब्बत का भी जिक्र आता है, वहां भारतीय प्रभाव किस तरह का था? तिब्बत में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव, विशेषकर बौद्ध धर्म का प्रवेश 7वीं शताब्दी में ज्यादा मजबूत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बती राजा स्रोंग चान गम्पो ने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बती वर्णमाला विकसित करवाई। कई भारतीय बौद्ध विद्वानों जैसे शांतरक्षित और पद्मसंभव को तिब्बत बुलाया गया था। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की नींव रखी और कई संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद किया। आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म या लामावाद में ये भारतीय विरासत साफ दिखती है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक धर्म यानी बौद्ध धर्म ने इतने विशाल और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों, मध्य एशिया से लेकर जापान तक, को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये उन साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धागों की ओर इशारा करता है जो आज भी इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्ते तो रामायण काल से ही माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटना सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक मिशन की है। जैसा हमने पहले कहा, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा वहां गए थे। और कहा जाता है कि संघमित्रा अपने साथ उस मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गई थी, जिसे अनुराधापुर में रोपा गया था और जो आज भी वहां मौजूद है। ये तो बहुत ही प्रतीकात्मक है। बिल्कुल। उनके प्रयासों से ही श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत हुईं, जो आज भी वहां का मुख्य धर्म है। श्रीलंका में पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश और महावंश। ये न केवल श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास बताते हैं, बल्कि प्राचीन भारत, खासकर मौर्य काल के बारे में भी बहुत कीमती जानकारी देते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की कला और वास्तुकला पर भी भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे सिगिरिया की चट्टानों पर बने भित्ति चित्रों में अजंता शैली की झलक मिलती है। अशोक के एक कदम का इतना स्थायी प्रभाव, लगभग 2500 साल, ये सचमुच दिखाता है कि कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और धार्मिक उत्साह मिलकर स्थायी सांस्कृतिक संबंध बना सकते हैं। अब उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जिसे स्वर्ण भूमि कहा गया, दक्षिण पूर्व एशिया। स्वर्ण भूमि, ये नाम ही बताता है कि यह क्षेत्र प्राचीन भारतीयों के लिए कितना आकर्षक था। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, व्यापार की संभावनाएं और शायद नई जमीन की तलाश, इन सब ने भारतीयों को इस ओर खींचा होगा। और यहाँ सिर्फ व्यापार तक बात सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय संस्कृति जैसे धर्म, भाषा, कला, शासन प्रणाली, इसने यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई। कई भारतीयकृत राज्यों का उदय हुआ
जो सदियों तक फले फूले। ईस्वी के आसपास शुरू हुई और गुप्त काल और उसके बाद विशेषकर दक्षिण भारत के पल्लवों और चोलों के समय में और तेज हुई। कंबोडिया, कंबुज, चंपा वर्तमान वियतनाम, सियाम थाईलैंड, मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप समूह जावा, सुमात्रा, बाली, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे राज्य उभरे जहां भारतीय प्रभाव साफ था। ये प्रभाव इस्लाम के फैलने लगभग 13वीं-15वीं सदी तक बहुत प्रबल रहा है और कई जगहों पर आज भी सांस्कृतिक अवशेषों के रूप में जीवित है। कुछ प्रमुख उदाहरणों को थोड़ा और विस्तार से देखें। कंबोडिया यानी प्राचीन कंबोज और वहां का एंकोर वाट मंदिर, इसका जिक्र हमेशा प्रमुखता से होता है। हाँ, कंबोडिया शायद भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव का सबसे शानदार उदाहरण पेश करता है। जैसा पहले जिक्र आया, फूनान पहला महत्वपूर्ण राज्य था। बाद में कंबुज राज्य शक्तिशाली हुआ। यहाँ के शासकों ने वर्मन जैसी उपाधियां धारण की, जो साफ तौर पर दक्षिण भारतीय, खासकर पल्लव परंपरा की ओर इशारा करती हैं। हमें यहाँ से बड़ी संख्या में संस्कृत भाषा और भारतीय लिपियों जैसे पल्लव ग्रंथ लिपि में लिखे शिलालेख मिले हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की स्तुति और राजाओं की वंशावली दर्ज है। और अंकोर वाट, उसकी भव्यता के पीछे क्या कहानी है? अंकोर वाट का मंदिर 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विशाल मंदिर परिसर है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। इसकी बनावट पर द्रविड़ मंदिरों का प्रभाव साफ झलकता है, खासकर इसके ऊंचे शिखर विमान और बड़े बड़े गलियारों में। सबसे अद्भुत है इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, जिनमें रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्यों को बड़े विस्तार और कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि खमेर वास्तुकला और भारतीय प्रेरणा के मेल का एक बेहतरीन नमूना है। आज ये कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। वाकई, अंकोर वाट की विशालता और कलात्मक बारीकी हैरान करती है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी विचार और स्थानीय प्रतिभा मिलकर कुछ अनोखा और कालजयी रच सकते हैं। कंबोडिया के अलावा चंपा और सियाम का भी उल्लेख है। चंपा, जो आज के दक्षिणी और मध्य वियतनाम में स्थित था, वहां भी दूसरी शताब्दी ईस्वी से ही भारतीय संस्कृति से प्रभावित राज्य मौजूद था। यहाँ के चाम लोग मूलतः शैव धर्म को मानते थे, हालांकि वैष्णव और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। मीसौन जैसी जगहों पर आज भी प्राचीन मंदिर परिसर के अवशेष मौजूद हैं। सियाम यानी आज का थाईलैंड, वहां भी भारतीय संस्कृति, खासकर थेरवाद बौद्ध धर्म और रामायण, जिसे वहां रामाकियन कहते हैं, का गहरा प्रभाव है। थाई भाषा पर संस्कृत और पाली का प्रभाव साफ है और सामाजिक रीति रिवाजों में भी भारतीय झलक मिलती है। तो ये पैटर्न लगभग पूरे मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में दिखता है। अब थोड़ा द्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया की ओर चलते हैं। जावा और सुमात्रा का जिक्र महत्वपूर्ण है। हाँ, इंडोनेशियाई द्वीप समूह, विशेषकर सुमात्रा और जावा, व्यापारिक और सांस्कृतिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण थे। सुमात्रा में 7वीं शताब्दी में श्रीविजय साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पालेमबांग के आसपास थी। इसे शैलेंद्र वंश के शासकों ने स्थापित किया था और ये एक बहुत शक्तिशाली समुद्री और व्यापारिक साम्राज्य बन गया, जिसका नियंत्रण मलक्का, जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर था। ये शासक महायान बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। शैलेंद्र वंश के भारत के साथ सीधे संपर्क के भी प्रमाण मिलते हैं ना? हाँ, उनके भारत के पाल और चोल राजवंशों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। बंगाल के पाल राजा देवपाल के एक अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा महाविहार में एक मठ के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। इसी तरह 11वीं सदी में महान चोल राजा राजराज प्रथम ने शैलेंद्र राजा मार विजयोत्तुंग वर्मन को नागपट्टिनम, तमिलनाडु तट पर में चूड़ामणि विहार नाम से एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी और उसके लिए दान भी दिया था। ये दिखाता है कि यह सिर्फ एक तरफा प्रभाव नहीं था, बल्कि एक सक्रिय राजनीतिक और सांस्कृतिक लेनदेन चल रहा था। ये समुद्री संपर्कों की अहमियत को दिखाता है। कैसे समुद्र ने बाधा डालने के बजाय जोड़ने का काम किया और कैसे व्यापार, धर्म और राजनीति एक साथ मिलकर दूरियों को कम कर रहे थे। जावा में बोरोबुदुर का भी जिक्र आता है। बिल्कुल, जावा में शैलेंद्र शासकों ने ही 8वीं 9वीं शताब्दी में
बोरोबुदुर के विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। ये एक पहाड़ी पर बनी 9 सीढ़ीदार छतों वाली एक अद्भुत संरचना है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये एक तरह से ब्रह्मांड का त्रिआयामी मॉडल है, जिसकी दीवारों और छज्जों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से जुड़े हजारों पैनल बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। ये महायान बौद्ध वास्तुकला का शायद सबसे भव्य उदाहरण है। अंकोर वाट और बोरोबुदुर ये दोनों ही स्मारक दिखाते हैं कि भारतीय धार्मिक और कलात्मक प्रेरणा ने स्थानीय संदर्भ में ढलकर कैसी अद्भुत रचनाओं को जन्म दिया। ये भारतीय संस्कृति की अनुकूलन क्षमता और गतिशीलता का भी प्रमाण है। बर्मा यानी म्यांमार का भी संक्षेप में जिक्र था। हाँ, बर्मा म्यांमार भी थेरवाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। वहाँ की लिपि, कला, विशेषकर पगान के मंदिर और वास्तुकला पर भी भारतीय प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक व्यापक सांस्कृतिक विस्तार था जिसने एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित किया और वहाँ की सभ्यताओं के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। चलिए अब इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से। जरूर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ मुख्य तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। प्रमुख स्थल: अंकोर वाट, कंबोडिया, मूलतः विष्णु मंदिर। सूर्यवर्मन II। बोरोबुदुर, जावा, इंडोनेशिया, महायान बौद्ध स्तूप, शैलेंद्र वंश। सिगरिया, श्रीलंका, भित्ति चित्र। मीसोन, चंपा, वियतनाम, शैव मंदिर। पगान, बर्मा, म्यांमार, बौद्ध मंदिर। राज्य राजवंश: शैलेंद्र वंश, श्री विजय साम्राज्य, सुमत्रा, जावा। कंबुज राजवंश, कंबोडिया। फुनान, कंबोडिया, वियतनाम। चंपा राज्य, वियतनाम। प्रमुख क्षेत्र: स्वर्णभूमि, सुवर्णद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए आम नाम। कंबुज, कंबोडिया। चंपा, वियतनाम। सियाम, थाईलैंड। यवद्वीप, जावा। श्री विजय, सुमत्रा। लंका द्वीप, श्रीलंका। मध्य एशिया, रेशम मार्ग क्षेत्र जैसे खोतान, कूचा। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, म्यांमार। प्रमुख व्यक्ति: अशोक, महेंद्र, संघमित्रा, कनिष्क, कौंडिन्य, सूर्यवर्मन II, शैलेंद्र राजा जैसे बालपुत्र देव, मार विजयोत्तुंग वर्मन, शांत रक्षित, पद्म संभव। प्रमुख धर्म संप्रदाय: बौद्ध धर्म, थेरवाद और महायान शाखाएं। हिंदू धर्म मुख्यतः शैव और वैष्णव। मुख्य कारण: माध्यम, व्यापारी और समुद्री व्यापार, बौद्ध और ब्राह्मण मिशनरी, साहसिक अभियान और राज्य स्थापना। रेशम मार्ग। सांस्कृतिक तत्व: संस्कृत और पाली भाषा का प्रसार, भारतीय लिपियों ब्राह्मी आधारित का प्रयोग, वर्मन जैसी उपाधियां, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव, भारतीय कला और स्थापत्य शैलियों का प्रभाव। ये प्रीलिम्स के लिए ठोस बिंदु हैं। अब मुख्य परीक्षा मेंस के नजरिए से कुछ व्यापक अंतर्दृष्टियों पर बात कर सकते हैं। पहला, ये पूरा घटनाक्रम भारत की सॉफ्ट पावर या कहिए सांस्कृतिक कूटनीति की ऐतिहासिक जड़ों को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत का प्रभाव विस्तार सिर्फ राजनीतिक या सैन्य नहीं बल्कि सदियों तक सांस्कृतिक रहा है, जिसके निशान आज भी इन देशों के साथ संबंधों में मौजूद हैं। दूसरा, ये समुद्री इतिहास और व्यापार मार्गों, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व को बताता है। समुद्र ने बाधा नहीं बल्कि पुल का काम किया, विचारों, चीजों और लोगों के आने जाने को आसान बनाया। ये एशिया के जुड़े हुए इतिहास का अहम हिस्सा है। तीसरा, बृहत्तर भारत की अवधारणा पर विचार जरूरी है। हालांकि इस शब्द के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये औपनिवेशिक या विस्तारवादी लग सकता है, पर यह उस गहरे और व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने का एक तरीका रहा है जो राजनीतिक सीमाओं से परे फैला था। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक सीमाएं अक्सर राजनीतिक सीमाओं से ज्यादा स्थायी और लचीली होती हैं। और चौथा, ये सांस्कृतिक लेनदेन की प्रकृति पर भी रोशनी डालता है। ये ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा और इसने स्थानीय संस्कृतियों को नष्ट करने के बजाय उनके साथ मिलकर नई और समृद्ध चीजों को जन्म दिया। ये दिखाता है कि संस्कृतियां कैसे बातचीत करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं और विकसित होती हैं। हाँ, ये सारी बिंदु विश्लेषण को गहराई देते हैं और मुख्य परीक्षा में उत्तरों को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं बल्कि उनके मतलब को समझना है। तो आज हमने तमिलनाडु बोर्ड की पाठ्यपुस्तक के आधार पर देखा कि कैसे प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की धाराएं
एशिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची और वहां के समाज, धर्म, कला और जीवन पर अपनी छाप छोड़ी। ये इतिहास हमें संस्कृतियों के आपसी संबंध और वैश्विक जुड़ाव की एक लंबी कहानी बताता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब दुनिया फिर से कनेक्टिविटी और वैश्वीकरण की बात कर रही है, इन प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का क्या महत्व है? क्या ये सदियों पुराने रिश्ते आधुनिक एशिया में देशों के बीच सहयोग और समझ का आधार बन सकते हैं? या फिर आज के सांस्कृतिक कूटनीति और आदान प्रदान की पहले, जैसे योग का प्रसार या बौद्ध सर्किट पर्यटन, इन ऐतिहासिक अनुभवों से क्या सबक ले सकती हैं? इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.